हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर है और मैं हूँ माद लतीफ और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि यार आप लोग काइंडली सेकंड पार्ट अपलोड करें और जल्दी करें। तो ये तो गाइस आ गया सेकंड पार्ट आ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो मेजर गौरव आर्या ओपन्स आईज ऑफ पाकिस्तानी पीपल कि उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें टॉपिक्स को छेड़ा है जो पाकिस्तान को नहीं पता था, पाकिस्तानी लोगों को, आम पाकिस्तानी को नहीं पता था। तो हमने काफी चीजों पे इनके एग्री भी हुए थे कि यार ये काफी सही कह रहे हैं। अगर आप में से जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके अभी देखें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, जरूर देखें। सो हमारा बेसिकली मैंने आर्या साहब को थोड़ा स्टडी किया है, काफी स्टडी किया है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 1993 में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। 93 में? हाँ, 93 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। तो मुझे यार एक फैन ने बताया कि 96 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट मैंने उसका भी पढ़ा था, बट वहाँ लिखा हुआ था 1999 को एक्सीडेंट हुआ। 99 में एक्सीडेंट हुआ। हाँ, 99 में एक्सीडेंट हुआ था। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं बताएं उनका एग्जैक्टली हुआ कब था, 96 या 99। हाँ, तो इनकी ना काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी, काफी इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। तो लड़कियों को ये चीजें पसंद है। हाँ, तो ये फेमस है वीमन में ज्यादा, इंडिया में। हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा, लड़कियों में, औरतों में बहुत ज्यादा ये फेमस है क्योंकि इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, काफी नॉलेज रखते हैं। ना कि सिर्फ भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और काफी कंट्रीज की नॉलेज रखते हैं। मतलब नेबरिंग कंट्रीज को घेरा हुआ इन्होंने। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज को इन्होंने घेरा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, हमेशा ना काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं और आपने हमारे साथ एंड तक बने रहना है। ओके, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, हमें भी नॉलेज मिलेगी। 3 2 1 स्टार्ट। They did not have so many professionals. ये सारे तो यहाँ से गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में बोला कि साहब ये भी उर्दू बोलेंगे। और ये तब की बात है, जिन्ना साहब गए थे अपनी तकरीर करने के लिए, तब वहां पे ऑब्जेक्शन हुआ था, जिन्ना साहब के सामने ऑब्जेक्शन हुआ था। इन्होंने सोहरवर्दी को जेल में डाल दिया। वैभव बहुत कलाकार लोग हैं। इन्होंने क्या करा कि वहां पे बोला बंगालियों से कि तुम उर्दू बोलोगे। बंगालियों ने बोला साहब हमारी जो तहजीब है वो हजारों साल पुरानी है। Bengalis talk about Rabindranath Tagore, they talk about Nurul Islam. Across the border, East Bengal, जो पुराना ईस्ट बंगाल, जिसको अब दैट एरिया ना, विच इज, वो बहुत पहले पार्टीशन हो गया था। ये वेस्ट बंगाल तो हमारा है, वहां पे जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उनकी तो हजारों साल पुरानी तारीख है। आपने हजारों साल पुरानी तारीख को आपने बिल्कुल बोला कि नहीं साहब ये कैंसिल है, सब अब से तुम उर्दू बोलोगे। बंगाली भड़क गए। प्लस अगर मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी अपने एरियाज में, या उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी आई थी पूरे पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान शुड हैव बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद नहीं है ये बात। वो वर्ड्स भी ऐसे बोलते हैं ना, ये जबान भी ऐसे बोलते हैं, भूखे नंगे बोलते हैं ऐसा बंगालियों को। दैट्स द वे दे स्पीक अबाउट बंगालीज। छोटे काले, ये क्या करेंगे, इस तरीके से गलत बातें बोलते हैं ये। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति बाहिनी ट्रेन करी। हाँ, करी थी, इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति बाहिनी, और रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति बाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं, हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियां कैसे उड़ानी है बारूद से, ये हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे, वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति बाहिनी। ऑन रिकॉर्ड हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, हसन निसार साहब। और उन्होंने बोला नाजायज बच्चे, लाख से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए। वो औरतें जिनके साथ रेप हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन के पेटों में आपने बैनट मारे, वो सब, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिपोर्ट है, हुमदूर कमीशन रिपोर्ट, आप पढ़ें उसको, अपने जज की रिपोर्ट पढ़ें। हमें छोड़ दें, हम तो इंडियंस हैं ना, हमारी बात छोड़ें, आप अपनी बात करें। अपने जर्नलों की किताब पढ़ें कि आप लोगों ने क्या करा बंगालियों के साथ, फिर आप कहते हैं हमने मुक्ति बाहिनी बना दी। आप किसी के हाथ में हथियार पकड़ा सकते हैं,
ट्रिगर दबाने का जज्बा उसके दिल में होना चाहिए। वो जज्बा कहां से आया? मुक्ति वाहिनी उन औरतों की चीखों से बनी है। वो जो 30 लाख बंगाली जब मर रहे थे, वो जो औरतें रेप हो रही थी, उनकी बद्दुआएं थी। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। ये सच है। जनरल टिक्का खान ने क्या बोला? जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। हमदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया। आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना, टिक्का खान। तो इनके हीरोज ऐसे हैं पाकिस्तान में। टिक्का खान ने पूरा साफ कर दिया मामला वहां पे, ऑपरेशन सर्चलाइट। रात को बंगालियों के घर में घुस घुस के उनको मारा। पाकिस्तानी जनरल, आई थिंक इट वाज टिक्का खान ओनली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था अब मैं आ गया हूं, अब मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। एक बंगाली ऑफिसर था उसमें, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही थे, उसमें बंगाली ऑफिसर्स भी थे। और उस बंगाली ऑफिसर ने जब सुना कि ये हमारी औरतों के बारे में ऐसी बुरी बात कर रहा है, उसके पास पिस्टल थी, वो गया एक कमरे में, उसने पिस्टल निकाली, अपने सर पे रखी और उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने खुदकुशी कर ली उस बंगाली अफसर ने। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक पंजाबी अफसर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और मैंने ढाका डूबते देखा, उसने किताब लिखी है जिसमें वाकया है। तो ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं, आप खुद के जो आपके जर्नल हैं, खुद के आपके आला अफसर हैं, खुद के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जबानी कहानी सुनिए। अब हम आ जाते हैं 1999 कारगिल पे। कारगिल की स्टोरी क्या है? मैंने टीवी शो भी करी थी उसके ऊपर। मैं फिर से एक बार, ये पाकिस्तानियों को जानना जरूरी है कि कारगिल क्यों हुआ। इनको लगता है कि कश्मीर हमारी शहर आ गई। ये डायलॉग जो उनको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जहर घोलते आ रहे हैं इनके रगों में, कश्मीर हमारी शहर आ गए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ इनके कख इनके बस का नहीं है। कारगिल की वजूहात सियाचिन ग्लेशियर थी और उसका सराउंडिंग एरियाज, ये काराकोरम, नुब्रा वैली और इधर सियाचिन है। जब 1984 में इंडियन आर्मी सियाचिन गई और वहां पे तिरंगा लगाया, तो एक यंग ऑफिसर था कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरी रेजिमेंट का। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। दैट ऑफिसर लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। ही वॉज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, एज अ वॉर हीरो, और बड़ा शेरदिल अफसर। At a young age, he went to Siachen. He took over Siachen. एक उनको बोला था कि तुम रेडियो साइलेंस मत तोड़ना। रेडियो साइलेंस मत तोड़ना यानी कि रेडियो पे बात मत करना, क्योंकि पाकिस्तानी सुनेंगे, उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तानियों को ऑलरेडी प्लान था सियाचिन कैप्चर करने का, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। रेडियो साइलेंस क्यों तोड़ा कैप्टन संजय कुलकर्णी ने? क्योंकि एक जवान था जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि जवान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ये। उन्होंने मजबूरी में रेडियो साइलेंस तोड़ा। तब पाकिस्तानियों को पता लगा कि इंडियन आर्मी सियाचिन में आ चुकी है और सियाचिन कैप्चर हो चुका है। इंडिया को कैसे पता लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में आने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान ने 2 या 2,500 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की क्लोथिंग और इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया था एक लंदन के डीलर को, बिना उससे यह पूछे कि तुम और किसको सप्लाई करते हो। सच्ची बात तो यह है कि वो इंडिया को भी सप्लाई करता था। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। उसने आर्मी हेडक्वार्टर फोन करा या इंडिया फोन करा होगा उसने और बताया होगा कि साहब ये स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग का। तब इंडिया को पता लगा, हो ना हो ये सियाचिन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तब वहां पे हमने मूव करी यूनिट्स, और वो यूनिट्स वहां पे गई और पहले टीम लेकर गए थे, फर्स्ट पर्सन टू हॉइस्ट द ट्राई कलर बेलाफोंडला पे, दैट इज कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल। मेरी रेजिमेंट क्या वो
अब पाकिस्तान ने वापस अटैक करना शुरू करा, काउंटर अटैक। फिर बाना पोस्ट की कहानी हुई, जो कायदे आजम पोस्ट थी, कायद पोस्ट थी, वो बाना पोस्ट बनी, जिसपे सूबेदार बाना सिंह ने अटैक करा और अटैक लीड करा, परमवीर चक्र मिला उनको। वहां पे झोंक दिया पाकिस्तानियों ने फौजी कि किसी भी तरीके से भारत को सियाचिन से फेंको। एक बार इंडियन आर्मी बैठ गई तो अब तो 84 से लेकर अभी हम अब तक हैं, तो आप समझ लीजिए कितने साल हो गए इतने। इंडियन आर्मी वहां से हटी नहीं, और आज की तारीख में एक पाकिस्तान की ब्रिगेड है जिसको पाकिस्तान कहता है सियाचिन ब्रिगेड। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे कर दूं मैं, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं, इनकी क्या। अब वो ब्रिगेड कमांडर था जिसको एक काम दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि तुम हटाओ किसी भी तरीके से भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को हटाओ सियाचिन से। उसने बंदे झोंक दिए अपने, और कई 100 पाकिस्तानी उसने सोल्जर्स मरवा दिए, लेकिन सियाचिन हमारे हाथ से नहीं ले पाया। उसने बेनजीर भुट्टो को एक प्रपोजल दिया कि हमें कारगिल पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि कारगिल से रास्ता जाता है हाईवे 1 अल्फा सियाचिन, हम इनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, वो भूखे मर जाएंगे सियाचिन में, इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स भूखे मर जाएंगे, फिर हम पैदल चलते चलते वी विल वॉक ओवर एंड मॉप ऑफ द डेड बॉडीज करके एक बड़ा रोमांटिक सा इन्होंने प्रपोजल बनाया। बेनजीर भुट्टो ने शूट डाउन कर दिया। बेनजीर भुट्टो ने बोला ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, इंसान के बच्चे बनो, डोंट डू दिस। वो ब्रिगेडियर अब तक जनरल बन चुका था। फिर उस ब्रिगेडियर ने एक बार और, जब वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बना, डीजीएमओ, उसने फिर कोशिश करी, फिर प्रपोजल दिया, फिर ये प्रपोजल शूट डाउन हो गया। लेकिन एक दिन वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की, एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करे। लेकिन वो भूल गया था थॉइस एयरबेस है वहां पे, और रास्ते हैं, आपको कारगिल जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सियाचिन गया हूं, यू डोंट नीड टू गो टू कारगिल, कारगिल एक तरफ है। आप खरदुंगला से नीचे, सीधा नीचे, आप खरदुंगला से नीचे आइए, यू कैन रीच सियाचिन। 5-6 घंटे में आप सियाचिन पहुंच जाते हैं। मैं बेस कैंप की बात कर रहा हूं। तो फिर आप क्या कट ऑफ कर रहे हैं? ये इन्होंने एज यूजुअल, पाकिस्तानी प्लानिंग इज वेरी एग्रेसिव। पाकिस्तानी आर्मी की जो प्लानिंग है ना, मैं 30 सेकंड में ये भी बता दूं, बहुत एग्रेसिव प्लानिंग है उनकी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की। बट दे लैक द विल पावर टू कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है। ओ भाई, जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है। 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो जीते हार का फैसला होता है। बड़ी ऑडेशियस इनकी प्लानिंग है, ये कर दो, यहां से ये आ जाएगा, ये वो होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव द, ईदर दे डोंट हैव द डेप्थ और दे डोंट हैव द मैच्योरिटी। ये बार बार ये गलती करते हैं। तो ये इनकी हार है 1999 में। इन्होंने क्या हासिल करा कारगिल में? आपको हासिल क्या हुआ कारगिल से? आप ये एक बात सोच के बताए ना कोई पाकिस्तानी, आपको हासिल क्या हुआ? आपने अटैक करा, नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिल क्लिंटन से मिलना पड़ा, आपकी फौजियों की लाशें तो हमने गाड़ी हैं फौजियों के, देयर आर पिक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप देखें। आपको क्या हासिल हुआ अपने इंदे मरवा के? आपने इतने बंदे अपने मरवा दिए, आपको क्या हासिल हुआ? आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपके 1000 से ज्यादा लोग मारे गए वहां पे। 1000 से ज्यादा जाने गई क्यों? पाकिस्तानी जानों की बात कर रहा हूं। हमारे तो 527 वीरगति को प्राप्त हुए हमारे। पाकिस्तानी कहते हैं सर कि हमारे क्यों? इसलिए पाकिस्तान को यह पता लग गया कि वो कन्वेंशनल वॉर भारत के साथ जीत नहीं सकता, इट कैनॉट बी डन। इसीलिए वो आसिफ गफूर साहब ये कहते रहते, वील गिव यू अ सरप्राइज। हम तो वेट कर रहे हैं सरप्राइज का। अभी तक तो किसी ने कोई सरप्राइज दिया नहीं हमें, ना मुझे आगे कोई उम्मीद है कोई सरप्राइज देंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं अपनी फौज से। इनकी पूरी फौज सिर्फ ट्विटर पे है। ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है।
इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ़ की तरह बेचारा हो कि कभी किसी से जहाज़ मांगता है, जैसे ऊबर का ऐप होगा ना, जहाँ कभी वो सऊदी अरब का जहाज़ मांग लिया, कभी किसी का जहाज़ मांग लिया, यहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला गया, इससे बात कर ली, होगा क्या? आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफ़ीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूँ कश्मीर का। भाई तू पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जा पहले। ये कहते हैं मुझे सफ़ीर बनना है कश्मीर का। कश्मीर कॉज जिसको आप मानते हैं, कश्मीर कॉज, मसला है कश्मीर, जितना पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी डीप स्टेट ने उसको हार्म करा है, अगर ऐसी कोई कॉज है तो इट इज़ अनफैथमेबल। इन लोगों ने, देखिए वैभव, सीधी सी बात है, अगर मैं हूं, ठीक है, और मैं कुछ बात बोलता हूं और मेरे सपोर्ट में एक चोर आता है, मेरी बात सही हो या गलत हो बात की बात है, वो अलहदा बात है। मेरे अगर सपोर्ट में कोई चोर आता है तो दुनिया समझेंगे ना चोर का दोस्त चोर है, दैट इज द नॉर्मल इंप्रेशन। मैं कह रहा हूं कश्मीर का मसला पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की दखलंदाजी के बाद वो बिल्कुल मसला खराब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरे एक ऐसा मुल्क कश्मीर की बात कर रहा है जिसने अपने वजीर आजम को हैंग करा हो, एक को असैसिनेट करा हो, पहले वाले को गोली मारी हो, 4 बार आपके यहां मिलिट्री कूज हो, ये तो बनाना रिपब्लिक है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई दुनिया के सामने? जब आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं, लोग आपको किस नजर से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब वो आपसे बात करते हैं? तो एवरी पाकिस्तानी इज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, लाइक एवरी इंडियन इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। हमारी तो अच्छी बात है, बुरी बात है हम ओन करते हैं, ये ओन नहीं करते। अब देखिए अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, हमें को कहने की जरूरत है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 16% इनका एसेंशियल फूड आइटम्स का इनका इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का 8 है, इंडिया का 3 और बांग्लादेश का आई थिंक 6 और समथिंग लाइक दैट। एसेंशियल फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन है, यू नो, मोर देन 10 और 12 लाख पीपल पिछले साल भर में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ 20 करोड़ की आबादी है उनकी, 20 तो 10-12 लाख इज अ बिग फिगर फॉर देम, राइट? 88 lakh people have again gone below the poverty. See, गरीब हिंदुस्तान में भी हैं, पर आपको हर साल इंप्रूवमेंट दिखानी है ना, आपको हर साल बोलना है कि साहब ठीक है हमारे बड़े सारे बंदे गरीब हैं, लेकिन एवरी ईयर हमारे इतने हजार बंदे या इतने लाख लोग जो हैं हमारे शहरी, वो पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। ये दिखाता है कि कंट्री कितनी सीरियस है। पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, इनको कश्मीर की पड़ी, और हमारे लिए अच्छी बात है वैभव, ये कश्मीर कश्मीर करो, तभी तो जाहिल रहेंगे ये लोग। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोलता है मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं। भाई साहब आपको वोट किसने दिया था? आपको पाकिस्तानियों ने वोट दिया था। आप पाकिस्तानियों की बात ही नहीं, जिन लोगों ने आप, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिनके लिए आपने बोला, आपने क्या ये बोला था कि नया कश्मीर बनाएंगे? आपने तो ये बोला था ना नया पाकिस्तान बनाएंगे। बन गया नया पाकिस्तान आपका? तो बन भी नहीं सकता, सारा झूठ पे है ना मामला। आपने लोगों को चूरन खिला दिया। ऐसा नया पाकिस्तान बनाया है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी जीडीपी। दैट्स इट, बन गया नया पाकिस्तान। नया तो उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने, उसने नया बोला था भाई 5 से 2.5 पे आ गया, नया हो गया। तो आपने देखा ही नहीं ऐसा। अब देखिए वापस आता हूं उन लोगों से जो मुझसे कहते हैं सोशल मीडिया पे कि साहब आप जो कहते हैं ना कि मेजर साहब जहर, क्यों इतना जहर? फिर कहता हूं शुरुआत कहां से हुई थी। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, फिर आपने बोला कि साहब आप जवाब इतना जोर से क्यों देते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको भारत से रिस्पॉन्स मिलेगा। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम भी अपनी दुकान बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप यही तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना, मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला साहब ठीक है, लो शटर डाउन कर दिया, कल से मोहब्बतों की बात करते हैं। लेकिन दहशतगर्द कौन भेज रहा है भारत में? लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, इन सब के चीफ कौन हैं? हाफिज सईद कश्मीरी तो नहीं है, हाफिज सईद पंजाबी है ना, मौलाना मसूद अजहर पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं इनके पास। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं नफरत की दुकान चला रहा हूं। वहां पे इलेक्शन वो लड़ रहा है हाफिज सईद,
तो खुद थोड़ा सोचें कि आप क्या बात कर रहे हैं। और ये देखिए, आप सवाल पूछते रहेंगे, यहां से जवाब आता रहेगा, साफ सीधी बात है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप रिपोर्ट करेंगे, मास रिपोर्ट करेंगे, आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप उसको सस्पेंड करवा देंगे कुछ समय के लिए। डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट है, वैभव सिंह का अकाउंट है, आपने परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया। इससे होगा क्या? खुद अपने दिल से पूछिए, इससे होगा क्या? हम लोग बनाते हैं कंटेंट, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हुआ? आपने डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट बंद करवा दिया, मुबारक हो आपको। फिर क्या होगा? ये कैमरा भी बंद हो जाएगा क्या? आपने वैभव सिंह का हैंडल बंद करवा दिया, तो मैं कहना चाहता हूं तुम कितने हैंडल मारोगे, हर घर से हैंडल निकलेगा। ये इसका कोई अंत नहीं है, ये चलती रहेगी चीज। आप ट्विटर पे रोकेंगे, ये चीज फेसबुक पे जाएगी, फेसबुक पे रोकेंगे, ये यूट्यूब पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी। और अगर आप सब कुछ रोक देंगे, आप कैमरा तो रोक नहीं सकते। हमारे कितने लोग हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी ट्विटर फॉलोइंग इमरान खान से कहीं ज्यादा है। किसी को बोलता लिंक ट्वीट कर दो, मटेरियल पहुंचना है ना, कंटेंट पहुंचना है, कंटेंट कैसे भी पहुंच जाएगा। इसको रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन विन। आप कोशिश कर लीजिए। हमारा मुल्क 130 करोड़ का है। आप जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आंख बंद करिए और सोचिए, जरा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़, एक छोटा सा चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। तो इसके पहले कि आप ये सोचें कि ट्विटर वोटर ये सब छोटी चीजें हैं, ट्विटर सिर्फ एक जरिया है, ट्विटर रास्ता है, मंजिल कुछ और है। किसी और को हम ये रिकॉर्ड करके 10 पेन ड्राइव लेके अपने 10 दोस्तों को बोल देंगे कि आप अपने YouTube चैनल में डाल के आप ट्वीट करिए। आप रोक लेंगे क्या? जश्न मनाना है मना लीजिए। दूसरा वीडियो आ रहा है। गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड, सेकंड पार्ट होता है एंड। तो गाइस मुझे लगता है ये इनकी मतलब इनके खिलाफ से कंप्लेन की है पाकिस्तानियों ने कुछ, मुझे समझ नहीं है इस बात की क्या कहना चाह रहे थे एंड में ना, कि आप जो मर्जी कर लें, मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं करा सकते। मुझे लगता है कुछ लोगों ने कहा होगा या कुछ मतलब ऑब्जेक्शन। असल में ऐसे है कि जब आप फेमस होना स्टार्ट हो जाते हो तो काफी लोग आपको, ऑब्वियस सी बात है, डिसलाइक भी करते होंगे। तो कुछ लोगों ने या काफी लोगों ने इनको रिपोर्ट किया होगा, हो सकता है ये कुछ किया हो इस तरह का। हाँ, तो इसलिए शायद वो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों ने किया। चलिए जैसे वैभव सिंह का आई थिंक अकाउंट बैंड हो गया था, ब्लॉक हो गया था, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन को हाईलाइट किया। मेरे ख्याल में यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बंदा, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी कि आप एक लिमिट में रहकर, ये लिमिट में रहकर बातें करते हैं और मुझे पसंद है कि आप लिमिट में रहकर बात जो करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो ओपोनेंट है वो कभी ठीक ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी, उसको आप अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे? डेमोक्रेसी में जब वो सारे पार्टीज बैठती हैं तो उसमें ऑपोजिशन भी होती है और ऑपोजिशन को चलती ही ऐसे है, चलाने वाला एक बंदा होता है। और ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार मैंने कैसे मतलब सही चला रहा हूँ हुकूमत या नहीं चला रहा। खुद तो वो बंदा कहेगा मैं परफेक्ट हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो बाकी यार इसमें कुछ बातें वही हुई, कुछ बांग्लादेश की बातें, कारगिल की बातें हुई। ये बात वाकई हार्ट रेंचिंग थी जो मतलब उन्होंने बांग्लादेशी एक ऑफिसर की मतलब उसने सुनते ही जो है ना वो इतना परेशान हुआ, उतना मतलब ये कह सकते हैं उसने अंदर से मर गया, वो कमरे में जाके सुसाइड कर लिया कि यार ये फ्यूचर में ये हो सकता है, ये होने वाला हो गया था। और टिक्का सिंह के बारे में मैंने वैसे अभी रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर। मैंने उसका नाम सुना है, इन्होंने अभी नाम सुना टिक्का सिंह का, इनसे सुना है। काफी चीजें इनसे पता लग रही हैं, काफी चीजें। और हम सोच भी नहीं सकते कि यार कारगिल में ये चीजें हुई थी। और ये परवेज मुशर्रफ ब्रिगेडियर से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक गया, मतलब यही चीज सोची उस दौरान में, ब्रिगेडियर से आर्मी चीफ तक तो गया।
उस दौरान उनकी सोच ब्रिगेडियर जब थे तब से चल रही थी। और बेनजीर भुट्टो ने 3 बारी आई थिंक उनका प्रपोजल को, नहीं, बेनजीर ने 3 दफा नहीं किया, उनका प्रपोजल वैसे 3 दफा रिजेक्ट हुआ। अच्छा वैसे ही। मतलब उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, उनके ब्रिगेडियर से आर्मी चीफ बनने तक जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई उनको उन्होंने ऑलमोस्ट 3 या 2 या 4 दफा, मतलब इतनी दफा उन्होंने प्रपोजल दिया और सब बार रिजेक्ट हुआ। Exactly फाइनली ऐसे। उन्होंने तब ये प्रूव करा जब वो आर्मी चीफ बन गए मतलब खुद ही। सो गाइस का वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ऐसे सजेस्ट किया करें वीडियोस, हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको भी मिलती है। बिल्कुल ऐसे। तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये आपने पिछली वीडियोस में लाइक किए, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली काफ़ी है, help। काफ़ी लोगों ने देखा, उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। हमें तो मिलती है ना हम जब बनाते हैं, बट जो लोग देखने वाले हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्या बहुत कहते हैं? मजे की मतलब तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मुझे और अमाल लतीफ़ को इजाज़त दें और टेक केयर अपना अल्लाह। और हमारा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।